नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम अपने इस जो सब्जेक्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स, इसमें हम अपना यूनिट 3 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा जो है वो टॉपिक बनता है लॉजिकल पॉजिटिवनेस एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ठीक है, जो हमारा लॉजिकल पॉजिटिवनेस है, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं, हम इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म का नाम भी देते हैं। ठीक है, जिसका कि हम अगर हिंदी के अंदर इसको बात करें तो इसका अर्थ बनता है हमारा प्रत्यक्षवाद। ठीक है, और तार्किक प्रत्यक्षवाद इसका हिंदी में हमारा अर्थ बनता है। तो जो प्रोफेसर अयूम हुए हैं, ये जो है वो प्रत्यक्षवाद के समर्थक थे। ये वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का क्या किया, कंसेप्ट का समर्थन किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो हमारा अनुभव है उसकी श्रेष्ठता उन्होंने सिद्ध की थी, कि जो चीजें अनुभव के आधार पर हम सीखें और या जिनको क्या है कि इंद्रियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से जिन चीजों को हम क्लियर कर पाए, ठीक है, वही हमारा क्या है, वही एक्चुअली के अंदर हमारा अनुभव है और वही प्रत्यक्षवाद है। ठीक है, अब इनकी बात पर अगर हम आगे गौर करें तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि देखिए कि हम एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करता था जिसमें हम क्या करते थे कि एक टीचर हुआ करता था और टीचर के बिहाफ पे जैसे ही हमें क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा दिया जाता था, बच्चा जो है वो उसी को सीख लेता था। लेकिन आजकल का कंसेप्ट क्या है कि आजकल बच्चे जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से सीख रहे हैं। हम सभी देख रहे हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का चल रहा है कंसेप्ट, जिसमें क्या है कि बच्चे हर काम को करके सीखते हैं, है ना, करके सीखते हैं। तो जो हमारा अनुभव है हमारा, उसको किसी भी काम को करने से जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है, जिस कंसेप्ट के अनुभव पर हम पहुंचते हैं, वही में एक्चुअली में क्या है, वही में हमारा जो ज्ञान है और वही अनुभव जो है वही प्रत्यक्षवाद से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने इसी कंसेप्ट को कहा। इन्होंने आगे ये कहा कि जो अनुभव है वो क्या है, वही श्रेष्ठ है, अनुभव के अलावा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। और जो जड़ तत्व तथा आत्म तत्व का विभिन्न युक्तियों से इन्होंने क्या कर दिया, खंडन कर दिया। इन्होंने बिल्कुल ही किसी भी कंसेप्ट को नहीं माना शिवाय अनुभव के। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो ईश्वर है या जो तत्व आत्मा तत्व है, जो पदार्थ है, सभी चीजें क्या हैं, सभी निषेध हैं। कुछ भी चीजें जो है वो पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, संशयवाद एक आत्मघाती सिद्धांत है। संशयवाद और संशय की धारणा कहता है एक आत्मघाती सिद्धांत है, इसलिए इसको वो फॉलो नहीं करते। केवल जो विशुद्ध अनुभव है आपका, केवल और केवल वही क्या है, वही मनुष्य और पशु को अलग अलग करता है। वही एक कैटेगरी ऐसी बनाता है जिसमें कि जो मनुष्य है उसकी पशु से वो श्रेष्ठता सिद्ध करता है, क्योंकि मनुष्य क्या करता है, मनुष्य अनुभव से किसी भी काम को सीख करके अपनी इंद्रियों के माध्यम से जब ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसके पीछे तर्क देता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहलाता है। ठीक है, अब हम लॉजिकल अगर अनुभववाद की बात करें, लॉजिकल एक्सपीरियंसिज्म की बात करें, तो जो लोग महोदय हुए हैं, बर्कले हुए हैं और हमारे ह्यूम महोदय हुए हैं, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मनोवैज्ञानिक अनुभववाद का प्रतिपादन किया। इन्होंने मनोवैज्ञानिक अनुभववाद का प्रतिपादन किया कि मनोवैज्ञानिक क्या है, मन का अध्ययन, व्यक्ति का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। जिस तरह का व्यक्ति व्यवहार करता है उसी के आधार पर, अपने व्यवहार के आधार पर, अपने कामों के आधार पर, अपने किए गए कामों के आधार पर जिस अनुभव का प्रतिपादन करता है, ठीक है, वो तो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा तार्किक अनुभववाद कहलाता है। कि हमने अनुभव किया, प्रत्यक्ष रूप से हमने अपनी इंद्रियों से उस चीज को सीखा और फिर तर्क के आधार पर हमने उस चीज को वेरीफाई किया। ठीक है, तीन चीजें हैं इसके अंदर, आपका अनुभव है, आपकी इंद्रियों से सीखा गया आपका काम है, और फिर आपका वेरिफिकेशन है कि जिस वेरिफिकेशन को आपने किस आधार पर किया, तर्क के आधार पर आपने वेरिफिकेशन किया। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है ना, आपकी जो हाइपोथेसिस है या परिकल्पनाएं हैं सेकेंडली, उसका विरोध करता है कि कोई भी जो ज्ञान है या कोई भी जो दर्शन के से संबंधित तथ्य है वो क्या है, अगर वो हाइपोथेसिस पर या परिकल्पनाओं पर आधारित है तो वो जो ज्ञान है वो ज्ञान नहीं मानता है। ठीक है, वो उस ज्ञान का विरोध करता है, वो कहता है कि वो सत्य है ही नहीं जो परिकल्पनाओं पर आधारित है। एक चीज ऐसी है तो वो ऐसी क्यों है,
ठीक है, एक चीज ऐसी है तो ऐसी क्यों है, ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, इस तरह की जो संभावनाएं हैं उसका पूरी तरह से जो तार्किक अनुभववाद है वो क्या करता है, उसका विरोध करता है, उसका खंडन करता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि देखिए, जैसे मैं ये कहूं कि एक बाग के अंदर 10 जो है तरह के फल लगे हुए हैं, उनमें से मैं 9 कहूं कि 9 तरह के फल जो हैं वो लाल फल हैं और वो बड़े अच्छे फल हैं। ठीक है, तो इस चीज का क्या है, क्योंकि मैंने 9, हो सकता है कि मैंने 9 फल टेस्ट किए हों और मुझे लगा कि सबका रंग ऐसा ही है, रेड ही है और सारे अच्छे हैं, तो हम इस सत्य को मान लेते हैं कि हाँ एक बाग के अंदर 10 तरह के पौधे हो सकते हैं और हम जो है वो उसका क्या कर सकते हैं, इस चीज को सत्य मान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बाग के अंदर 10 तरह के पौधे हैं और इसमें से 9 रेड कलर के हैं और वो 9 जो है उनका टेस्ट अच्छा है या ऐसा है। ठीक है, तो उसको क्या है, उसको हम जो है वो लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, लॉजिकली हम उसका क्या कर सकते हैं, अनुभव उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि हरियाणा स्टेट के अंदर जो है वो लाल रंग के बहुत सारे पौधे हैं और सब बहुत सारे इस तरह के पौधे हैं जिनके लाल रंग के हैं और जिनका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं उसका क्या है, जो लॉजिकल पॉजिटिविज्म है वो खंडन करता है, पूरी तरह से खंडन करता है। अब हम आगे बात चलें, देखिए सीखने की बात अगर हम करते हैं तो हम क्या बात करते हैं कि अनुभव से कैसे सीखेंगे। जैसे मैं ये कहूं कि ये एयर है, यहाँ पर एयर है और इसमें बहुत डस्ट है, तो मुझे कैसे पता चले कि एयर है, तो मैं प्रैक्टिकली उस चीज को देखूंगी ना कि यहाँ पर एक्चुअली की जो अंदर जो एयर है, यहाँ पर वहां का जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर डस्ट है या नहीं है। अगर मैंने देखा कि वहां की एयर के अंदर मुझे किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, डस्ट है, डस्ट दिखाई दे रही है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है या किसी प्रकार की कोई जो मुझे महसूस हो रही है, तो वो क्या है, वो मेरा इंद्रियों से प्राप्त किया गया अनुभव हुआ ना, है ना, तभी तो मैंने प्रूव किया इस चीज को, मैंने सीखा कि हाँ यहाँ की जो एयर जहां मैं खड़ी हूँ वहां की जो एयर है उसके अंदर डस्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है जो हम अपनी इंद्रियों के आधार पर, फिर हम तर्क के साथ उसको कह सकते हैं कि नहीं मैं वहां खड़ी थी, मैंने वहां पे देखा कि वहां पर एयर के अंदर डस्ट थी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ज्ञान है वो क्या है आपका, वो तार्किक अनुभववाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जो तर्कशास्त्र पर इन्होंने बल दिया, क्योंकि तर्क के आधार पर जिसको इन्होंने सत्य माना, अनुभव के आधार पर जिसको सत्य माना, उसका क्या किया, फिर इन्होंने तर्कशास्त्र पर बल दिया कि जो तर्क के आधार पर जो चीजें सही हैं वो सही हैं। थर्ड पॉइंट हम इसमें बात करते हैं, संज्ञानात्मक कथन की बात करते हैं कि जो संज्ञानात्मक कथन है वो के 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, वो आपके हो सकते हैं विश्लेषणात्मक हो सकते हैं और संश्लेषणात्मक कथन जो है वो आपके हो सकते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है आप सत्य की जांच कर सकते हैं कि सत्य क्या है, प्रत्यक्ष क्या है, सापेक्ष क्या है। ठीक है, अब देखिए आगे इसके अंदर हमने बात की कि जो तार्किक एम्पिरिसिज्म की बात की, जिसका कि लॉक, बर्कले और ह्यूम ने प्रतिपादन किया था और उन्होंने इसी चीज को सत्य माना। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल इसके बाद हुए, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, इसमें इन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से 19 तर्क वाक्यों की जो है इन्होंने खोज की कि जो तर्क वाक्य हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। अभी तक हमने जांचने का प्रयास किया कि जो तर्कशास्त्र है उसमें तर्कों की संख्या होगी, तर्कों के आधार पर जो है हम किसी भी घटना को सत्य मान सकते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, जुपिटर का एग्जांपल दिया हुआ है कि जो जुपिटर ग्रह है वो अपने स्थान पर होता है या नहीं होता है, हम कैसे वेरीफाई करें, वेरीफाई किया तो जुपिटर नाम का ग्रह निकला, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जुपिटर है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय में हमने उसको चेक किया वो वहां नहीं मिला, तो किसी कारणवश कोई बाधा से हमें वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर हमने उसको लॉजिकली देखा कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है वो वहां पर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन बाद में जब हमने देखा तो वो वहीं पर था। तो इट मींस क्या है कि हमने उसको प्रूव कर दिया तर्क के आधार पर। ठीक है, तो जिन जो स्टेटमेंट्स हैं अगर यदि हम तर्क के आधार पर इनको प्रूव कर देते हैं तो वो हमारी सत्य मानी जाती हैं, वही हमारी क्या है, अनुभववाद पर आधारित मानी जाती है। अब जो आगे हम इसमें बात करते हैं कि जो तार्किक अनुभववाद है वो क्या है, वो तर्क पर भी बल देता है और साथ ही साथ अनुभव पर भी बल देता है। तर्क और अनुभव जहां पर दोनों चीजें जुड़ जाती हैं वहां पर क्या है, तार्किक अनुभववाद का नाम हम उसको दे देते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट इसके अंदर आता है पॉजिटिव रिलेटिविज्म का कंसेप्ट हमारे पास आता है, जिसको कि हम प्रत्यक्ष सापेक्षवाद का नाम देते हैं। प्रत्यक्ष सापेक्षवाद यानी कि जो चीजें प्रत्यक्ष भी हैं और सापेक्ष भी हैं, कि जिन चीजों को हमने प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से जिसको हमने देख लिया वो चीजें क्या है, वही सापेक्ष है
वही सत्य है, कोई निरपेक्ष सत्य नहीं है। ठीक है, जो चीजें प्रत्यक्ष हैं, जिसको हमने अपनी आंखों से देखा, बस केवल वही और वही सत्य है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, और कोई निरपेक्ष शिवम भी नहीं है, एब्सोल्यूट गॉड भी कोई नहीं है, क्योंकि हमने उसको डायरेक्टली अपनी आंखों से नहीं देखा है। और नहीं निरपेक्ष जो एब्सोल्यूट ट्रुथ, जैसे हम कहते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सत्यम शिवम सुंदरम क्या है? एक सापेक्ष प्रत्यय है। ठीक है, सारा जो विश्व है वो क्या है? सापेक्ष है। इट मीन सारा जो विश्व है वो क्या है? आपका सापेक्ष है। आप देखिए, हम इसके अंदर स्टेटमेंट्स लेते हैं कि प्रत्यक्ष सापेक्षवाद का जो संबंध है वो किस चीज से है? वो तत्व मीमांसा की धारणा से है। ठीक है, तत्व मीमांसा वास्तविकता में नहीं है। जो प्रत्यक्ष सापेक्षवाद का संबंध है वो तत्व मीमांसा के वास्तविकताओं में नहीं है। तत्व मीमांसा क्या होती है? जब हम किसी भी चीज के तत्वों का अध्ययन करते हैं, तो जो प्रत्यक्ष सापेक्षवाद है वो तत्वों का अध्ययन नहीं करता है। इट मीन्स यह हुआ, और उसके विचार का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? वो तर्क विद्या है, कि तर्क के आधार पर हम मान लेते हैं। और इसकी जो कहते हैं कि जिस चिंतन की इस प्रणाली को हम प्रत्यक्ष सापेक्षवाद के नाम से जाने जाते हैं, जो कि तर्क पर आधारित होती है। एग्जाम्पल हम देखिए, इसमें कहते हैं कि श्याम एक बालक है। ठीक है, जैसे कोई भी हो सकता है, श्याम एक बालक है। सेकंड स्टेटमेंट, सभी बालक जो है वो क्या है? विचारशील प्राणी होते हैं, है ना। श्याम एक बालक है, सभी प्राणी जो है वो क्या है? विचारशील होते हैं, सभी बालक होते हैं विचारशील जानवर हैं। और जो सभी बच्चे हैं वो क्या है? वो दो पैर वाले होते हैं, कि सभी बच्चों के क्या होता है? सभी बालकों के दो पैर होते हैं। तीन तरह के स्टेटमेंट्स हमने ली इसके अंदर। तो जो ये तीनों वाक्य हैं, तीनों के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। ठीक है, तो जो प्रथम तर्क है उसमें बालक क्या है? विधेय है ना, बालक विधेय है। और दूसरे तर्क वाक्य में बालक शब्द का जो प्रयोग है एक सामान्य वस्तु के लिए किया गया है ना, सामान्य वस्तु के लिए, जैसे सभी बालक क्या है? एक विचारशील जानवर है, तो उसको क्या बनाया? बालक को यहाँ पर वस्तु बना लिया उन्होंने। फिर क्या है? तीसरे में जो बालक शब्द का प्रयोग है बालकों के समूह के लिए किया गया है, कि जो सभी बालक हैं उनके दो पैर होते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या है? इस प्रकार का जो शब्द है बालक का अर्थ भिन्न भिन्न अर्थों में हम इसके अंदर लेते हैं। अब हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं सत्ता भाव की तरफ, कि सत्ता जो है भाव है, और अभाव में भाव छिपा हुआ होता है। असत्य भी सत्य होता है और निषेध भी विधेय होता है। सत्ता सापेक्ष है और भाववादी है, इसे प्रत्यक्ष सापेक्षवाद कहा जाता है। और इसे ही सापेक्ष क्या है? भाववाद का भी नाम दिया जाता है। प्रत्यक्ष सापेक्षवाद को क्या है? भाव सापेक्षवाद का नाम भी दिया जाता है, कि जो चीजें सापेक्ष हैं, जो चीजें दिखाई दे रही हैं, केवल जो चीजें प्रत्यक्ष हैं वही सापेक्ष हैं। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की, कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन आपकी क्या होती है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का नाम भी हम इसको देते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में क्या है? जब हम किसी भी चीज को रूटीन के अंदर या प्रोग्रेस के अंदर जब हम उसको लेते हैं, तो वो प्रगतिशील बन जाता है कंसेप्ट। और ये जो आंदोलन है एक तरह का प्रगतिशीलता का, और ये 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध का टाइम था उसके अंदर ये कंसेप्ट निकल के आया था प्रगतिशील शिक्षा का। ठीक है, तो प्रगतिशील वाले क्या कहते हैं? कि जो शिक्षा है आपको लर्निंग बाय डूइंग दी जाए। किसी काम को जब हम करके सीखते हैं तो उससे जो अनुभव होते हैं, केवल और केवल वही जो है वो क्या है? प्रगति का आधार है। प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन का नाम भी हम इसको देते हैं। देखिए, प्रोग्रेसिव एजुकेशन या प्रगतिशील शिक्षा, हम इसको एक डायग्राम से भी अगर चाहें तो डिनोट कर सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा या प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको हम कह सकते हैं। प्रगतिशील शिक्षा क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जिन चीजों को हम क्या है अनुभव के आधार पर जिनको हम करें, ठीक है, काम करके जिस काम को हम सीखें, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रगतिशील एजुकेशन का नाम देंगे। काम करके सीखना और अनुभव के द्वारा सीखना, काम के द्वारा सीखना, और दूसरा इसमें हम शामिल करेंगे अनुभव के द्वारा सीखना, अनुभव के द्वारा सीखना, इसके अंदर हम शामिल करेंगे।
ठीक है। थर्ड पॉइंट हम इसमें क्या शामिल करेंगे कि जो शिक्षा का क्या है, जो विषयगत इकाइयां हैं उनको केंद्रीय या एकीकृत करके हमने सीखना है सभी तरह की नॉलेज को, और एक्सपेरिमेंटल जो है जिसको हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल को, या एक्सपेरिमेंटल आपका हो गया अनुभव या प्रयोग के आधार पर जिसको हम सीखते हैं। प्रायोगिक सीखना, प्रायोगिक सीखना इसमें हम शामिल करेंगे। और क्या है, एक इसमें हमने पॉइंट ऐड किया, क्या किया कि सभी विषयों को एकीकृत करके हम जब सीखते हैं, एकीकृत सीखना, एकीकृत सीखना। एकीकृत सीखना जो है इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा प्रायोगिक सीखना हो गया, और क्या है इसके अंदर लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, काम को काम के द्वारा सीखना, या काम के द्वारा काम को करके सीखना, करके सीखना बोलेंगे इसको, करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग इसको कहते हैं, करके सीखना। ठीक है, अनुभव के द्वारा सीखना। और इसके अलावा क्या है, जिन लोगों ने मान लो इन पर काम किया, किसने, इन्वॉल्विंग इन गोइंग इन द एक्टिविटी, किसी भी क्रियाओं के द्वारा हमने सीखना। ठीक है, इसके अंदर एक पॉइंट हम शामिल करेंगे, क्रियाओं के द्वारा सीखना। विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनके माध्यम से जो हम सीखते हैं, क्रियाओं के द्वारा सीखना भी जो है वो आपका इसके अंदर शामिल होता है, द्वारा सीखना ही किसमें, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आपका शामिल होता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें शामिल करेंगे कि रिक्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग, जो हमारी ट्रेडिशनल टीचिंग है उसकी जगह जब हम नए जो शिक्षा जो आजकल जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उसकी जगह जब हम ट्रेडिशनल मेथड को छोड़ के नए तरीके से बच्चे की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो वो पॉइंट भी हम इसमें शामिल करेंगे कि नई नई विधियों के द्वारा सीखना या नई नई तकनीकों के द्वारा सीखना। ठीक है, ये चीजें भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, नई विधियों के द्वारा सीखना भी जो है इसके अंदर आपका शामिल रहेगा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, क्योंकि बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है तो नए नए तरीके से सीखा गया, सिंपल वेरी सिंपल कंसेप्ट है ये। फिर हम बात करें कि जो आजीवन सीखना है या जो सामाजिक कौशल है उस पर भी बल देता है ये, आजीवन सीखने पर, आजीवन सीखना, आजीवन सीखना और सामाजिक कौशल, सामाजिक जो कौशल हैं उनको भी सीखना जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। सामाजिक कौशलों को सीखना, सामाजिक कौशलों के द्वारा सीखना, ये भी क्या है आपके प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर आएगा। ठीक है, ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो नए नए तरीके से हम जब चीजों को सीखते हैं, एकीकृत करके सीखते हैं। इसके अलावा क्या है, आपका जो समस्या निवारण पर जो है वो मेनली बेसिकली ये जोर देता है कि जो समस्याएं हैं उनको हमने कैसे सुलझाना है। अगर हम समस्याओं को सुलझाते हुए बच्चों को जो प्रोजेक्ट मेथड से अगर बच्चों को सिखाते हैं तो वो भी क्या है, वो भी आपकी प्रगतिशील एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगी। और प्रगतिशील जो एजुकेशन है वो क्या है, एक प्रकार का शैक्षिक आंदोलन है, ये एक प्रकार का क्या हम इसको नाम देंगे, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है या जो प्रगतिशील शिक्षा है हमारी, ये क्या है, प्रगतिशील शिक्षा जो है ये क्या है, एक प्रकार का शैक्षिक आंदोलन है, आंदोलन है जिसके अंदर कुछ एक विशेषताएं, ये जो विशेषताएं हैं मेनली हम इसको विशेषताओं से डिनोट करेंगे कि ये सारी जो विशेषताएं हैं इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि ये कहता है कि जो सहयोगी और सहकारी शिक्षण है उनकी परियोजनाओं पर भी बल देना, कि सहयोगी क्या होता है कि जब हम किसी चीज को सीखने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, जैसे अध्यापक बच्चे का सहयोग करता है ना, कि बच्चे को विभिन्न टेक्निक से अवगत कराता है कि किसी भी कंसेप्ट को हमने सीखना कैसे है। इसके अलावा सहयोग में क्या होता है कि बच्चे जब आपस के अंदर जो है किसी भी मान लो प्रोजेक्ट को दिया जाता है बच्चे को करने के लिए कि हाँ आपने ये वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है, तो बच्चे जो ग्रुप के अंदर कोऑर्डिनेशन से उस काम को करते हैं तो वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका सहयोग हो जाता है ना। तो उस विधि से जो भी सीखना है उसमें भी क्या है, उसमें भी बच्चा प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी एक पार्ट वो जो है माना जाता है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं कि जो दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा है और जो परियोजनाएं हैं उन
उनका एकीकरण करना कि जो दैनिक जीवन है, जो हमारे रूटीन के काम है, रोजमर्रा के काम है, उनके अंदर भी तो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो भी किसकी फॉर्म है, वो भी आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की एक फॉर्म में मानी जाती है। और क्या है, जो विभिन्न शिक्षण संस्थानों के पक्ष में पाठ्य पुस्तकों पर जोर देना कि जितने भी आपके विभिन्न पाठ्य जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर जो पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी स्टडी के द्वारा भी जो एजुकेशन प्राप्त की जाती है या जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है बच्चे के द्वारा, वो भी क्या है, वो भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन पर जो है वो फोकस करता है। और इसके अलावा इसमें हम कह सकते हैं कि भविष्य में क्या है, समाज में किस प्रकार की कौशल की हमें आवश्यकता होगी, इस बात को भी जो क्या है, किस विषय सामग्री का हमने चुनाव करना है, ये भी हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन से ही हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें आने वाले समय में जब प्रोग्रेस करनी है या आने वाले समय में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपना करिकुलम डिसाइड करें या अपनी एजुकेशन डिसाइड करें, तो वो भी किस में आएगी आपकी, वो भी आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत ही आएगी। क्योंकि प्रोग्रेसिव क्या है, इन फ्यूचर में आने वाली एक टर्म है या इन फ्यूचर में आने वाली एक प्रकार की शिक्षा का रूप है जो कि आपका एट प्रेजेंट के साथ साथ आपके फ्यूचर के निर्धारण में भी आपकी मदद करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो आपके शिक्षा के अंदर वोकेशनलाइजेशन है या उद्यमीकरण का नाम हम हिंदी के अंदर उसको दें, तो शिक्षा के अंदर जो आपका उद्यमीकरण है उसका भी एकीकरण करना, ठीक है, कि विभिन्न व्यवसायों को जोड़ देना आपस के अंदर, शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय को उसके अंदर शामिल कर देना और व्यवसाय के लिए जो विभिन्न इकाइयां बनाई जाती हैं उनके अंदर बच्चे को निपुण कर देना, ये भी हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंतर्गत आता है। इसके अलावा क्या है, आपका जो है जो सामाजिक जिम्मेदारी है या जो लोकतंत्र की शिक्षा है उसमें भी क्या है, वो भी तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का एक पार्ट है ना। बच्चा क्या है, बच्चा समाज का हिस्सा है, ठीक है, समाज में रहता है, समुदाय में रहता है। बच्चा जब छोटा होता है तो अकेला होता है, परिवार के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे शैक्षणिक संस्थाओं में चला जाता है, स्कूल में चला जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में चला जाता है, तो उसका क्या है, उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो जब वो समाज के अंदर रहते हुए शिक्षा ग्रहण करता है और सामाजिक कौशलता को प्राप्त कर लेता है, तो वो भी क्या है, वो भी उसकी जो प्रोग्रेस ही हो रही है और वो भी जो आपकी उसकी एजुकेशन है वो क्या है, वो प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैटेगरी में आती है ना। तो इस तरह से जो ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, बड़ा ही वाइड कंसेप्ट है ये, और इसके अंदर हम बहुत सारी और चीजें भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि आजीवन शिक्षा की अगर हम बात करते हैं कि आजीवन शिक्षा क्या है, एक शिक्षा का इनफॉर्मल रूप है ना। फॉर्मल शिक्षा, शिक्षा के दो रूप हैं मेनली, हम सभी जानते हैं कि फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, है ना। तो जो आपकी औपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा हिंदी में जिसको हम कहते हैं, तो जो फॉर्मल एजुकेशन है, जब हम किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर, जब स्कूल या किसी कॉलेज के अंदर हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वो क्या है, वो एक लिमिट तक होती है, एक टाइम पीरियड तक होती है। उसके बाद जो बाकी जो एजुकेशन हमारी बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक एजुकेशन कहते हैं, है ना। अनौपचारिक शिक्षा हम कहते हैं। तो जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा है वो क्या है, आजीवन भर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है, यानी कि जब तक इंसान जिंदा रहता है तब तक कुछ न कुछ सीखता ही रहता है, हालांकि उसका कोई क्यूरिकुलम नहीं होता है, क्योंकि क्यूरिकुलम तो क्या है, क्यूरिकुलम तो किसी भी एक जब हम किसी स्ट्रीम की स्टडी करते हैं, किसी एक स्ट्रीम में हमने जाना होता है, किसी एक व्यवसाय को हमने प्राप्त करना होता है या कहीं कौशल हमने प्राप्त करने होते हैं, तब हम जो है वो क्यूरिकुलम को फॉलो करते हैं। लेकिन जो अनौपचारिक शिक्षा है उसका तो कोई क्यूरिकुलम नहीं होता, जब तक बंदा जीता है, तब तक इंसान जब तक जीता है तब तक क्या है, वो शिक्षा ग्रहण करता चला जाता है, ठीक है। तो वो जो शिक्षा है वो भी क्या है, वो भी तो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कैटेगरी के अंदर ही आती है ना। इसके बाद क्या है, जो बच्चों की परियोजनाएं हैं या जो प्रस्तुतियां हैं उनके द्वारा भी क्या है, उनके द्वारा भी जो है वो हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि बच्चे ने क्या काम किया है, बच्चे को कौन कौन से परियोजनाएं या प्रोजेक्ट्स हमने दिए हैं, और जो बच्चे के द्वारा जो प्रेजेंटेशन दी गई है, ठीक है, वो क्या है, प्रेजेंटेशन बच्चे ने कैसे दी, कैसे उस काम को किया, उसको इवैल्यूएशन करना, वो भी तो प्रोग्रेसिव का आधार है कि कितना बच्चे ने सीखा, कितना बच्चे ने नहीं सीखा, है ना। हमारे इंडिया के अंदर एक कंसेप्ट है फीडबैक का, है ना। हम इवैल्यूएशन करते हैं, हम बच्चे को सब्जेक्ट देते हैं, बच्चे को क्यूरिकुलम देते हैं, सब कुछ पढ़ाते हैं, बच्चे ने कितना सीखा हम असेस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, लेकिन जितना परसेंट हमारा बच जाता है, मान लो किसी बच्चे ने 100 में से 90% नंबर लिए, 70% नंबर लिए, 80% नंबर लिए, तो इट मींस क्या है कि उस बच्चे ने उस क्यूरिकुलम का 70% ही सीखा, 80% ही सीखा, 90% ही सीखा, लेकिन जो 10% हमारा बच जाता है, हमारे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम का यही एक थोड़ा सा ये है कि हम उस पर काम नहीं करते हैं, तो जिससे जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमारी शिक्षा के अंदर रह जाती हैं, हमारी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर रह जाती हैं, कि वो जो 10% है, अगर हम उस बच्चे को फीडबैक के द्वारा उसको जाने और फिर हम उसको भी पूर्ति करवाएं, तो हमारा कोई भी ऐसा जो रहता नहीं है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर जो है हमारा किसी प्रकार की कमी रह जाए, है। तो ये चीजें हैं
और इसके साथ साथ क्या है, आप इसके अंदर जो व्यक्तिगत लक्ष्य हैं व्यक्ति के, उनको भी शामिल कर सकते हैं। अत्यधिक व्यक्तिगत लक्ष्यों के लिए क्या है, अत्यधिक व्यक्तिगत सीखने पर, इंडिविजुअल सीखने पर भी हम बल दे सकते हैं कि अगर हम बच्चे को क्या है इंडिविजुअली अगर हमने बच्चे को सिखाना है कि एक एक बच्चे को एक एक प्रोजेक्ट दिया या एक एक जो है वो किसी आधार पर हम एक एक कंसेप्ट बच्चे को करवाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे जो है वो इंडिविजुअली जब हम बच्चे पर ध्यान देते हैं तो बच्चे का जो सीखना है जब वो सेंटर हो जाता है तो उसका सीखना भी तेज हो जाता है। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चा एक ग्रुप के अंदर काम करता है तो वो थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि मेरी पता नहीं मुझसे अध्यापक पूछेगा भी या नहीं, या मेरी बारी आएगी या नहीं, या फिर मैं सबके साथ खड़ा हूँ तो जब सब रिस्पॉन्स देंगे तो मेरा कोई उसमें ज़्यादा रोल नहीं रहेगा। लेकिन जब इंडिविजुअली हम किसी काम को देते हैं तो बच्चे का क्या है, सारा ध्यान अपने काम पर होता है, उसको ये मन में होता है कि हाँ मुझसे अध्यापक यहाँ पर पूछ सकते हैं तो मुझे अपने काम को सीरियसली करना है या इसको इतने टाइम में मैंने पूरा करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो उसका भी फिर जवाबदेही बच्चे की रहती है। तो क्या है, हमें बच्चे को इंडिविजुअली सिखाने पर जोर देना चाहिए, जिससे कि क्या है, बच्चा लर्निंग से सीखेगा, बच्चा उस काम को करके सीखेगा, बच्चा क्या है अनुभव के द्वारा उससे सीखेगा, प्रयोग करके बच्चा जो सीखेगा, और क्या है नई नई विधियों से बच्चा सीखेगा, ठीक है, और क्रियाओं से सीखेगा। तो ये जो सीखना है हमारा, ये किसमें आता है, ये हमारे प्रोग्रेसिव उसमें एजुकेशन के अंतर्गत आता है। तो स्टूडेंट्स ये था प्रगतिशील शिक्षा, ठीक है, ये जो क्या था, ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ था और वर्तमान में क्या है, ये विभिन्न रूपों में बना हुआ है, विभिन्न रूपों में ये काम कर रहा है। और इसकी जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स हैं, इसके अलावा भी हम और बहुत सारे पॉइंट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो हमारा टॉपिक था लॉजिकल पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है, पॉजिटिविज्म एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसमें कि हमने जाना कि जो सत्य है वो क्या है, सत्य वही है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें। लॉजिकल पॉजिटिविज्म यही कहता है कि सत्य वही है जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकें, इंद्रियों के माध्यम से सीख सकें, अनुभव के माध्यम से जिसको हम सीख सकें। और इसके साथ ही साथ इसके अंदर हमने क्या कहा कि जो चीजें टेंटेटिव हैं, जो चीजें हाइपोथेसिस पर आधारित है, उसको हम सत्य नहीं मानते। और इसके साथ साथ क्या है, जो संज्ञानात्मक कथन है जिसके अंदर हमारे विश्लेषणात्मक या संज्ञानात्मक जो तर्क हैं, वही जो तर्क हैं वही वैलिड हैं, वही सत्य हैं, उन्हीं को वेरीफाई किया जा सकता है। और इसका जो समर्थन किया था वो डॉक्टर ह्यूम ने किया था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।